everyone, Namaskar. This is Neha Singh wishing you all a very happy Independence Day, 75th Independence Day. Today our topic is principles of management. In my previous video I talked about management, definition, feature, everything हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई विल जस्ट मेंशन दिस द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल. कौन थे हेनरी फ्योल एंड व्हाई ही हैज इन्वेंटेड दिस प्रिंसिपल्स. 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये 14 है इन नंबर. ओके, तो मैं थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हेनरी फ्योल मैं दे देना चाहती हूँ कि हु वाज द हेनरी फ्योल. एक्चुअली हेनरी फ्योल एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे और वो अपने आसपास के लोगों का काम करने का तरीका, उनका डिसिप्लिन, उनका व्यवहार देख के वो इतने ज़्यादा पजल्ड और इतने ज़्यादा पीस्ड ऑफ हो जाते थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये सही तरीका नहीं है और मैं लोगों को सही तरीका सिखाऊंगा कि अगर आप एक मैनेजमेंट के पार्ट हैं तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टर्म्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे. सो दैट इज़ वाई वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को ही देख के उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स का इन्वेंशन किया था और उनके अकॉर्डिंगली कि जिस मैनेजमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है और वो एक प्रॉपर वे में चलता है, एक प्रॉपर ट्रैक पे चलता है. तो क्या है वो 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? आई विल टेल यू वन बाय वन. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क. डिविजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. इनके कहने का मतलब है कि जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में है, मैंने मैनेजमेंट में बार बार डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल. इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. तो जब हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, 2 से 4 लोग एक ग्रुप को बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो काम है हम सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ओ तुम मैनेजर हो, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो आप कुछ मत कीजिए, वी आर द लोअर डिपार्टमेंट तो हम ही सारा काम करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. वर्क इक्वली डिवाइड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोगों के एबिलिटी के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए. और डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पार्शलिटी होता है, जो बायस नेचर होता है मैनेजर का, ओ ये मेरे को थोड़ा पैम्पर कर रहा है या मेरे को थोड़ा बाटरिंग कर रहा है तो इसे मैं काम थोड़ा कम दूँ, वो थोड़ा सा रूड है तो मैं उसे ज़्यादा काम दूँ, इस तरह का व्यवहार जिस मैनेजमेंट में होता है वो मैनेजमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होता है. एक ना एक दिन डाउनफॉल को डेफिनेटली फेस करता है. तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है. द सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब हम लोग 5 लोग हैं तो डेफिनेटली 5 लोग इक्वल हैं. बट व्हेन वी स्टार्टिंग दिस मैनेजमेंट, इन 5 लोगों के साथ जब मैं शुरुआत करें तो बिगिनिंग में ही मुझे डिसाइड कर देना होगा कि किसके हाथ में अथॉरिटी रहेगा और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्या होता है ना कि अगर हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं चुने तो जो 5 लोग होते हैं डेफिनेटली 5 अपने आप को हेड समझने लगेंगे. कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कहेगा तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, जो मैं बोलूँगा वही होगा. सो डेफिनेटली अगर जब हम एक मैनेजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसका हेड बनाना पड़ेगा कि हु विल गोइंग टू लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि इससे क्या होता है कि जो 5 लोग हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ओ ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये मेरा मैनेजर है, ये जो भी बोलेंगे मुझे इनकी बातों को सुनना पड़ेगा. सो दिस टाइप ऑफ अ नेचर हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स. जब जो लोग उसके अंदर काम करते हैं उन लोगों को भी हेल्प करता है. वो लोग भी समझ जाते हैं कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन दैट पर्सन. और जो पर्सन रहता है जिसको बनाया जाता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके मन में भी हो जाता है कि नाउ द एवरीथिंग, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नाउ आई एम द अथॉरिटी, मेरे पास अधिकार है तो मैं इसका सही से उपयोग करूँ और लोगों को सही चीज़ें सिखाऊँ, सही मार्गदर्शन कराऊं. The third one is discipline. Look, if you want to success in an organization or if you want to success in your life, discipline is very much needed. Discipline means what? Whatever is determined, I will definitely do. Whatever the commitment I have given, I will definitely fulfill my commitment. This is called discipline. एक डिसिप्लिन इंसान किसको बोलते हैं? जो अपने कमिटमेंट का पक्का हो. अगर मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि आई विल डू दिस वर्क विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम, इट्स मीन क्या है कि मुझे उसको करना ही है. और अगर मैं जब कर देती हूँ तो देन पीपल से शी इज़ वेरी डिसिप्लिन गर्ल एंड ऑल. सो और अगर मैं वैसा काम नहीं करूँ, मैं बोलूँ सर मैं टुमारो तक आपका प्रोजेक्ट फिनिश कर दूंगी, टुमारो हो गया
गया, डे आफ्टर टुमारो हो गया, 2 days आफ्टर टुमारो हो गया, लेकिन काम पेंडिंग का पेंडिंग रह गया। तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ डिसिप्लिन, मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। इससे क्या होता है, मेरा जो जो मेरा रेपुटेशन हुआ मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी रूइंड हो जाएगा। इवन लोग मेरे पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना चाहते हो तो यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन, एंड डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। समय पे काम करना, या फिर जो काम अपने हाथ में लेना और जिस समय के अंदर लेना उसको पूरा करना, यही डिसिप्लिन के हेड में आता है। उसके बाद होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि ये जो ऑर्डर देना है, जो बताना है कि क्या काम कैसे होगा, कब तक होगा, ये सारी चीजें हमेशा एक इंसान के हाथ में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपके अंडर जो नीचे जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि अगर सर ने बोला है तो डेफिनेटली यही होगा। कभी कभी क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप नो प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक और हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा ओनर होते हैं। तो अब क्या होता है, दोनों ओनर इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल हैं सब चीज़ों के। तो जो उसके अंडर काम करते हैं दे डेफिनेटली गेट कंफ्यूज, बिकॉज ए पार्टनर कुछ बोलता है, बी पार्टनर कुछ बोलता है। इससे क्या होता है कि उन लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड खो जाता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, काम में उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता। बिकॉज अब क्या हुआ, ए ने उसे कुछ डायरेक्शन दिया, वो उसके अकॉर्डिंगली काम किया, फिर वो काम अगर बी देखा तो नो 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 ये सही नहीं है दूसरे तरफ। अब इससे क्या हुआ, जो बंदा काम कर रहा है वो डेफिनेटली पजल्ड हो जाएगा, मैं किसकी बात सुनूं, ए की सुनूं या बी की सुनूं। इसलिए दैट्स व्हाई इन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी सपोज टू हैव द कमांड इन ओनली वन हैंड, मतलब देयर इज ओनली वन बॉस। Now unity of direction. This direction means focus. Our focus must be one. हमें क्या करना है, मेरा एम क्या है जीवन में, मैं किस पर्पस से इस मैनेजमेंट में जुड़ा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ये क्लियर रहने से क्या होता है कि हम लोग कोई जो भी स्टेप लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही लेते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव अपना चेंज करते रहते हैं, अपना टारगेट, अपना फोकस चेंज करते रहते हैं, तब क्या होता है, हमारा स्टेप भी बदलता रहता है और डेफिनेटली सक्सेस कहीं दूर चला जाता है। सो आपका जो डायरेक्शन होगा, आपका जो फोकस होगा, आपका जो दिशा होगा, वो हमेशा निर्धारित होना चाहिए और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, आपका क्या रास्ता है। ऐसा नहीं कि एक चौरस्ते पे खड़े हैं, 4 दिशा दिख रहा है, इधर जाऊं या उधर जाऊं या किधर जाऊं, मैं कुछ नहीं, जो इजी लग रहा है वहीं चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सबसे टफेस्ट रहा। सो इट्स बेटर कि आप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे डिसाइड कर लो कि मैं यहीं पे जाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा फेस करूंगा और जो बेनिफिट मिलेगा वो डेफिनेटली एंजॉय करूंगा। सो कोऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि मैं बार बार आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ। आई मेंशन बिफोर ऑल्सो दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन परसेप्शन। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो जब ग्रुप एक्टिविटी होता है तो वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे जो भी फायदा होता है वो इन जनरल होना चाहिए, मतलब सबको उससे फायदे मिलने चाहिए, सबको उससे मतलब उसको वो लाभ उठा सके, ऐसा ही रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को नज़र में रख के हम कोई रूल्स बनाएं या एक पर्सन के लिए हम लोग कुछ एग्जेम्पशंस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब पार्शलिटी और बायस नेचर जब दिखने लगेगा तो वो मैनेजमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए क्या है कि जितने लोग हैं, हम जो भी रूल्स बनाए वो सबके लिए इक्वली बनाए और उसको सारे लोग इक्वली फॉलो भी करें। इट इज नॉट लाइक दैट कि बना दिए, 2 लोग फॉलो कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं 2 लोगों को, अच्छा वो लोग नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो इस तरह का जब कंसेप्ट चलेगा, इस तरह की भावना, जब इस तरह की विचारधारा जब चलेगी तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, दैट इज द एक्चुअल थिंग। रेम्यूनरेशन इज अ काइंड ऑफ, वी कैन से इट इज द ओनली मोटिवेशन for which we join this organization। हमारा मतलब जो सैलरी हुआ, जो वेजेस हुआ, ये जो हम डिटरमाइंड होता है वो अकॉर्डिंग टू हमारी एबिलिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि कोई भी इंसान जब कोई जॉब करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है, तो उसका मेन मोटिव होता है अर्न करना, पैसे कमाना। तो अगर उसको उसके काम के अकॉर्डिंगली पैसा अगर हम लोग देंगे, देन ओनली उसका भी बंदे का मन लगेगा काम करने में। अगर सपोज एक वर्कर है जिसका मेहनताना होता है 100 रुपीज़, जस्ट बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि उस वर्कर को बहुत पैसे की ज़रूरत है, हम लोग उसको 50 रुपीज़ में काम कराएं, दिस इज टोटली नॉट करेक्ट। आप
आपका उसका जितना बनता है आप प्लीज़ उसे दीजिए। इससे क्या होगा, उसको काम करने की इच्छा भी होगी और डेफिनेटली वो दोबारा आपके पास काम करने आएगा। बिकॉज आपके जैसा छोटा सोच सबकी नहीं होती, डेफिनेटली कोई ना कोई उसको सही दाम पे काम करवाएगा। फिर क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा 40 डेज 50 डेज बंदे काम कर रहे हैं, उसके बाद उसको सैलरी मिल रहा है। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता है इस तरह का अगर जो भी विचारधारा चलता है। नेक्स्ट हुआ हमारा नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग स्केल के थ्रू समझेंगे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें एक ही ओनर होता है, वही ओनर सारे डायरेक्शंस देता है, सारे कमांड्स देता है, उनका बिजनेस चलता है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके ब्रांचेस हैं, डिफरेंट स्टेट्स में वो ब्रांचेस फैले हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो डेफिनेटली मान लो सपोज कोलकाता में उसका ओनर रह रहा है, जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और उसके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत अलग अलग स्टेट्स में है। तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर स्मूथ मैनेजमेंट को चलने के लिए क्या करना होगा ओनर को, कि जहाँ जिस स्टेट में आपका ब्रांचेस है, उस हर स्टेट में आपको एक ओनर तो नहीं बोल सकते, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रखना होगा और उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आपको सारे अथॉरिटीज़ देने होंगे कि सारा फैसला, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपका है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर सब आपके हाथों में है और आप ही डिसीजन लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए। तब क्या होगा, वो बिजनेस प्रॉपरली रन करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वो एक जो ओनर कोलकाता में वही सोचेगा मैं ऑल ओवर इंडिया टेक केयर कर सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ, तो वो बिजनेस, वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं चलेगा। बिकॉज फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये नहीं हो सकता। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। इट इज लाइक अ इन्वर्टेड वी, ए के शेप में होता है। ये ए के शेप में होता है। आई विल शो यू द डायग्राम इन दिस वीडियो। यू आर सीइंग द डायग्राम। इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन सी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिपार्टमेंट वाइज क्या होता है, देखिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। उनका अपना प्रोडक्शन होता है, अपना सेल्स होता है, अपना डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, अपना प्रॉपर परचेज सेल, सब चीज़ का अपना एक प्रॉपर सेपरेट मतलब डिवीज़न होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो उस सेपरेट डिवीज़न में क्या होता है कि सपोज ए है, ए टू जेड आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं। ए का काम है आपका जेड से, तो हम लोग उसको इस तरह से मतलब उस तरह से अरेंज करेंगे कि ए को जेड डायरेक्ट मिले। ऐसा नहीं कि ए को अगर जेड के पास आना है तो वो पूरा बी से लेके वाई तक ट्रैवल करे और फिर आए वो जेड के पास। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये तीनों चीज़ों की वेस्टेज है। तो अगर हम लोग इस तरह से उन सब चीज़ों को अरेंज करें कि जिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है वो उसी डिपार्टमेंट के पास आए, इससे क्या होता है, हमारा समय बचेगा, रिसोर्सेज की भी क्षति नहीं होगी और जो मतलब जो इंथुजियाज्म है, जो काम करने का जो स्पिरिट है, वो बरकरार रहेगा। सो ये जो स्केलर चेन है, ये समझना और इसको उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट को एक स्केलर चेन में ढालना, इट्स लाइक अ बिग tough job for a manager or the person who has the full authority of that department. Next हमारा हुआ order. Order in a sense, order is not like that मैं किसी से कुछ मंगवा रही हूँ वो वाला order नहीं। Order is like arrangement, serial wise और sync wise या alphabetic arrangement बोलते हैं ना, A to Z 1 to 10, that order। उसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने मैनेजमेंट में लेवल क्रिएट करना है, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ये जो ग्रुपिंग होता है, इससे क्या होता है, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल बिलोंग्स टू विच ग्रुप फर्स्टली, एंड जो वर्क ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो ये जो हमारे ग्रुप जितने भी वर्कर्स हुए या जितने भी एम्प्लॉयज़ हुए, उनको हम लोग को ऑर्डर में रखना है, प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर लेवल बनाना है मैनेजमेंट का। हम नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली मतलब इन जनरल इनिशिएटिव को हम लोग इक्वालिटी के वे में भी जान सकते हैं। लुक, सपोज वी हैव अ मीटिंग, हम लोग एक मीटिंग के में बैठे हैं और हम लोग
सब हैं वहाँ पे, लेवल अपर लेवल का भी बंदा बैठा है, सीईओ, तुम्हारा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और लोअर लेवल का भी जो वर्कर है, डेली वेजेस है, वो लोग भी बैठे हैं। तो इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई एक प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो मेरा कोई भी एम्प्लॉय जिसको वो प्लान समझ में आ रहा है, जिसके पास कुछ आइडिया है, जो आइडिया मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो उसको देने का अधिकार मैं उसे दूँ। बहुत सारे मैनेजमेंट्स में क्या होता है, ए वी ऑल आर इक्वल, यस यस यू कैन से, बट जब बंदा बोलता है शट अप, दिस इज नॉट योर कंसर्न, ऐसे बोल के उसे चुप करा दिया जाता है। तो ये जो ड्यूअल फेस वाला जो होता है ना, ये कंसेप्ट एक मैनेजमेंट को सक्सेस कभी नहीं दे सकता है। आप अगर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट चाहते हो तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, दैट माई ऑल एम्प्लॉयज आर इक्वल एंड आई हैव गिवन द इनिशिएटिव टू माई एम्प्लॉयज कि इफ यू हैव सम आइडिया जस्ट कम फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड स्पीक अबाउट इट विद मी। सो ये तरह का जो नेचर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाओगे, वो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली आपसे बहुत खुश रहेंगे और पूरे दिल से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करेंगे, बिकॉज आप उसके आइडिया सही भी होना चाहिए, ये भी एक बात है। और जो भी हो, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर गलत है तो आप उसमें रेक्टिफाई कीजिए, नहीं देखिए हम आपका ऐसा आइडिया नहीं ले सकते, अगर हम ये काम करूँ तो इससे ऐसा हो जाए, तो उसको समझा देने से इससे क्या होता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओहो मैंने कुछ गलत बोला, नेक्स्ट टाइम मैं सही बोलूँगा। समझ में आए? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, ठहराव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए या किसी भी मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी का बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी का बहुत ज़रूरत है, एक भाव से काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम एक मंडे को आए फुल मतलब जोश में काम करें, एकदम ट्यूसडे भी करें, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होते होते हम लोग क्या हो, हमारा ग्राफ गिरता चला जाए। तो इससे क्या होता है, हम तो अपना स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे, हम अपना कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे। हम मंडे को 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्यूसडे को 90 कर रहे हैं, वेडनेसडे को 80 कर रहे हैं, इस तरह से हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे आ जा रहे हैं। तो इस तरह का जो हमारा स्टेबिलिटी अगर हम दिखाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक बिकमिंग वेरी पुअर। स्टेबिलिटी फिर एम्प्लॉयज़ में भी आ जाता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग 10 लोग हैं, 2 एग्जाम्पल दूंगी, 2 पार्ट दिखाऊंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके में 10 एम्प्लॉयज़ है, वो 10 एम्प्लॉय 10 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर 10वें दिन एक नया एम्प्लॉय आता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की समझ और उसकी जो लाइक पकड़, और जो जिसके एम्प्लॉयज इतने पुराने हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, रंग चुके हैं उन लोगों में, आप समझ सकते हैं कि किसमें कितनी चेंजेस आ सकती है। डेफिनेटली जो ए होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के सारे स्वॉट एनालिसिस जो बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये सारे जो स्वॉट एनालिसिस करके बैठा। और इसके हर नए बंदे आ रहे हैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अनदर इज इक्विटी। इक्विटी इज लाइक we all supposed to like look, पहले ज़माने में क्या होता था, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं, अभी भी है, बट टेक एग्जांपल लाइक 200-300 years ago there is a caste system, अपर क्लास, लोअर क्लास, 4 तरह के कास्ट होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो वो कास्ट सिस्टम क्या होता है, जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, वो अपने आप को अपर क्लास बोलते थे। अभी भी हमारा रिजर्वेशन चल रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ऑल। तो ये जो उन लोग के अंदर इक्वालिटी नहीं है, जो लोअर डिपार्टमेंट काम करेगा मैं वो काम नहीं करूंगा बिकॉज मैं अपर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मीन्स इफ यू आर द ओनर, इट्स वेरी गुड, यू आर द ओनर, यू हैव that much of capability to be a owner of the organization, and I am the lower level, I am the worker of the organization. This is our designation, ये हमारी अवधि है। It doesn't mean you become a god and I become a slave, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी मतलब तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, आपका पोजीशन अलग है, मेरा पोजीशन अलग है। इस पोजीशन को समझना होगा कि ठीक है मेरा ये काम है, मैं मैनेजर का काम करता हूँ, उसका मेरा अंदर काम। लेकिन अगर खुद को अपने आप को हम किंग समझ लेंगे, अपने आप को क्वीन समझ लेंगे, अपने आप को भगवान समझ लेंगे और लोगों को छोटा और दास समझ लेंगे, तो इस तरह का भावना जिस मैनेजमेंट में होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लास्ट है हमारा स्पिरिट डी क्रॉप। स्पिरिट डी क्रॉप होता है टीम एफर्ट।
वन मैन आर्मी सुने हो ना, टीम एफर्ट, लाइक वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. Management is all about this. The one slogan, one tagline of the management is one for all and all for one. एक के लिए सब और सब के लिए एक. तो ये जो स्पिरिट डी क्रॉप मतलब ही क्या हुआ, टीम स्पिरिट. मुझे टीम को लेके चलना है. मुझे अगर मेरे टीम में 10 लोग हैं तो मैं उस 10 बंदों को मुझे लेके चलना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ओ मेरा बन गया. जैसे क्रिकेट टीम का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, आज भी दे रही हूँ कि अगर मान लो एक क्रिकेट टीम है, उसमें बैट्समैन ने शतक मार दिया, 100 सेंचुरी मार दिया, तो वो बैट्समैन सोचेगा टीम जीते या हारे, मेरा तो सेंचुरी बन गया है, मेरा तो फॉर्म लोगों के नज़र में आ गया कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ. तो वो ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक टीम ही सक्सेस नहीं कर रही है तो उसमें प्लेयर एक या दो प्लेयर अच्छे खेलने या अच्छे जो भी बैटिंग या बॉलिंग कर रहे हैं उससे हमारे टीम का तो कोई भला हो नहीं रहा है. सो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और अगर हम लोग 4 लोग हैं या 10 लोग हैं, हम लोग 10 लोगों को ही अच्छा करना होगा. और उन ऐसा मुझे देखना है कि मेरा काम ऐसा मैं करूं. सपोज एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज एक काम मैंने आप लोग को दिया, डिवीजन ऑफ वर्क है, आप लोगों ने चारों ने बांट लिया. देखा जा रहा है कि 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर में 3 लोगों ने 40 मिनट्स में ही सारा काम कर लिया, लेकिन जो 4th बंदा है अभी भी काम में अपना अटका हुआ है. तो आपका टीम तभी विन करेगा जब आप चारों अपना काम विद इन टाइम कंप्लीट करोगे. ऐसा नहीं है कि आप तीनों ने काम खत्म कर लिया 40 मिनट में और बंदा 60 के 80 मिनट ले लिया लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ और आप सोचेगा अरे मैंने तो कर लिया ना, लेकिन टीम हार गई. तो आप क्या चाहोगे, अपने टीम को जिताना चाहोगे. तो टीम को जिताने के लिए जो आपका जो वर्कर, आपका जो मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन है या जो डिपार्टमेंट है, उसको आपको सहायता करना होगा, उसको साथ लेके चलना होगा और उसको भी उसके काम में हेल्प करना होगा. सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज गिवन बाय हेनरी फ्योल. और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, डेफिनेटली इट इज़ माई गारंटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के हेड में काउंट होगा और उसमें किसी भी तरह की कोई मतभेद या किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट आने की कोई भी मतलब स्कोप नहीं है. देयर इज नो स्कोप. So up to this much, I hope you understand all these 14 principles. If you want, then please write down in my comment box that which one you want to understand or which one you want me to repeat one more time. Till that, Neha Singh saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.